नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी एक अकहानी का सुपात्र। पिछले कई वर्षों से लगातार ये सुनते सुनते कि अब कहानी नाम की कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं रह गई है, मुझे भी विश्वास सा हो चला था कि कहानी सचमुच मर गई। हमारा मौजूदा समाज कहानीहीन हो गया है हठात। कहीं किसी घर के किसी कोने में भी कहानी नहीं घट रही। सभी लोग अकहानीमय जीवन बिना किसी परेशानी या दुख के जिए जा रहे हैं। फलतः समाज के सभी कहानीकार बेकार हो रहे हैं, हुए जा रहे हैं। मैंने इन तथ्यों के आधार पर अकहानी की एक मोटी सी परिभाषा समझ ली थी। बेकार कथाकार बेकारी के क्षण में जो कुछ भी गढ़ता है उसे अकहानी कहते हैं। किंतु ऐसे ही दुर्दिन में हठात एक दिन मेरी छोटे लाल से मुलाकात हो गई और मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। यानी मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि कहानी के मरने की खबर गलत थी। छोटे लाल के प्रथम दर्शन और संभाषण से ही मैं आश्वस्त हो गया। हमारा समाज अभी पूर्णतः कथाहीन नहीं हो पाया है। छोटे लाल का समस्त अस्तित्व ही मुझे कहानी से ओतप्रोत प्रतीत हुआ। जी नहीं, छोटे लाल कोई कथाकार नहीं, नगर में खोया हुआ एक ग्राम्य कथापात्र है। और जब तक छोटे लाल जैसे सुपात्र जीवित रहेंगे, कहानी मरकर भी जी जाया करेगी। मेरी छोटे लाल से मुलाकात अपने नगर के नुक्कड़ पर पिछले साल ठीक श्रावणी पूर्णिमा के दिन हुई थी, पान की दुकान पर। वह बार बार पान वाले का नाम ले लेकर जल्दी से 8 खिल्ली मीठा पान लपेटने को कह रहा था। ए कृष्णा, लपेटना यार। नगर के ऐसे गृह सेवकों के साधारण चरित्रों से मेरा साधारण परिचय है, अतः उन्हें पहली ही निगाह में पहचान लेता हूँ और वे भी मेरे चेहरे मोहरे और मेरी बातचीत से समझ गए हैं कि मैं उन्हीं की कोटि का जीव हूँ। किंतु छोटे लाल को पहचानने में मैंने गलती की, ये मैं स्वीकार करता हूँ। पान वाले ने जब झुंझलाकर पहले के बाकी बकाए का तकादा किया तो वह तनिक भी अप्रतिभ नहीं हुआ। बोला, अरे यार, बाकी बकाया लेकर कोई भागा जा रहा है, पहले मोड़ ना 8 मीठा पत्ती। ऐसे अवसरों पर मैं अक्सर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उस दिन बोल पड़ा। अजीब, बाकी बकाया का हिसाब किताब मालिक से करना, नौकर से क्यों उलझ रहे हो बेकार। कि छोटे लाल ने चोट खाए हुए प्राणी की तरह मुझ पर प्रत्याक्रमण किया। जरा आदमी देखकर बात कीजिए साहब, यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं। पान वाले लड़के ने कहा, परमेश्वर बाबू के छोटे भाई हैं। मैंने तुरंत छोटे लाल जी से क्षमा याचना की। माफ़ कीजिए भाई साहब। पान की दुकान से सटी हुई एक छोटी सी चाय की दुकान है जो डबल रोटी और बिस्किट के अलावा उबले हुए अंडे भी बेचता है। मैंने अपने उन दोस्तों को जो मेरे कुत्ते से घबराते हैं अथवा जिनकी बोली सुनकर मेरा कुत्ता चिढ़कर भौंकने लगता है, अथवा जो तिमंजिले की सीढ़ियों पर चढ़ने से लाचार होते हैं या जिन्हें अपने फ्लैट में ले चलने में मैं लाचार होता हूँ, इसी चाय की दुकान पर लाकर चाय, पान, सिगरेट आदि से सत्कार करता हुआ उनका अबाध संभाषण सुनता रहता हूँ। छोटे लाल ने मुझे सिर से पैर तक तजवीज़ करते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने अपना नाम बतलाया और ये भी कि मैं 3 नंबर रोड के एक वकील साहब का क्लर्क हूँ। छोटे लाल बोला, सीधे मोहरिल कहते लाज लगती है, इसीलिए क्लर्क। छोटे लाल मुझ पर आक्रमण करके प्रसन्न हुआ, फिर अपने वक्तव्य की व्याख्या करता हुआ बोला, शहर की हर बात पर ऊपरी सजावट। अब देखिए ना, यही रक्षाबंधन, देहात में सलोनी पूर्णिमा के दिन। सलोनी पूर्णिमा? मैंने अस्फुट शब्दों में जिज्ञासा प्रकट की। छोटे लाल ने मुझे महामूर्ख समझकर मुझ पर तरस खाने की मुद्रा बनाई। सलोनी पूर्णिमा नहीं समझते? आज ही है सलोनी पूर्णिमा। मैंने फिर अपनी गलती के लिए छोटे लाल जी से क्षमा याचना की। ओ, श्रावणी यानी सावनी। हाँ, सावनी पूर्णिमा की रात तो सलोनी होगी ही।
मुझे छोटे लाल ने अनजाने ही एक सुंदर पंक्ति दे दी। सावनी सलोनी पूर्णिमा की रात। मुंह से निकल पड़ा, वाह भाई। छोटे लाल ने अपने अधूरे वक्तव्य का सूत्र पुनः पकड़ा। सो सलोनी पूर्णिमा के दिन देहात में बाभन सब हाथ में रंग बिरंगी राखी की लच्छियां लेकर घर घर घूम घूम कर जजमानों को राखी बांधते हैं। जैन बंधु बलिराजा मंत्र पढ़कर, मगर शहर में राखी छौड़ी सब बांधती हैं। अपने भाइयों को नहीं साहब, मुंह बोले भाइयों को। मैंने फिर अपनी अज्ञता प्रकट की। मुंह बोले भाई? छोटे लाल ने इस बार मुझको करुणा की दृष्टि से घूरते हुए मुझसे पूछा, भाई साहब, आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जो मुंह बोला भाई का मतलब भी नहीं समझते? समझाने की आवश्यकता नहीं हुई, मैं स्वयं ही तत्काल समझ गया। छोटे लाल ने पान वाले को पान में भरपूर मीठा मसाला डालने की ताकीद करने के बाद फिर शुरू किया। भैया की भी 2 मुंह बोली बहन सब आई हैं राखी बांधने। पान वाले कृष्णा ने टोका, तो आपके भैया की मुंह बोली बहन आपकी भी मुंह बोली बहन ही लगेगी। छोटे लाल का चेहरा तमतमा उठा। फिर, यार कृष्णा, तुम भी एकदम बेबात की बात। भैया की मुंह बोली बहनों से मेरा क्या रिश्ता? न 3 में न 13 में। तिस पर शहर की लपस्टिक लड़कियां। जी भाई साहब, आपका चेहरा देखकर मैं बूझ गया कि आप फिर मतलब पूछना चाहते हैं। लपस्टिक लड़की का मतलब आपको फिर कभी समझा देंगे। यार कृष्णा, लपेट ना, देखते नहीं कि एक ही घंटे में 4 बार चाह बिस्कुट और टॉफी लेमन जूस लेने के लिए इस चौबटिया पर आ चुका हूँ। अब यही देखिए ना, ये लेमन जूस। देहात में यह बच्चों को फुसलाने वाली मिठाई है, और यहाँ ये लड़कियों की, खासकर स्कूल कॉलेज की लड़कियों की। कहते हो जल्दी क्या है? अभी दोनों को पहुंचाने के लिए जाना होगा। एक रहती है ईर घाट तो दूसरी मीर घाट। भौजी सुबह को ही अपने मुंह बोले भाइयों को राखी बांधने गई है, सो अभी तक लौटी नहीं। अगर कहीं बरखा बुन्नी के मारे अटक गई तो उनको भी ढूंढ कर लाने के लिए इस छोटे लाल को ही जाना होगा। और शहर में लड़कियों को पहुंचाने के लिए कहीं जाना कितना मुश्किल का काम है ये। अरे भैया, पीछे पीछे साइकिल पर रिक्शा के साथ जाना खेल नहीं। एक दिन किसी लड़की को कहीं पहुंचाकर देखो ना। यहाँ के सभी छुरेबाज छोकरों को पहचान गया हूँ, लेकिन जो कहो, रास्ता चलते वे जब लड़कियों पर ऐसे ऐसे शब्द बेदी बांध छोड़ते हैं कि कभी कभी तो हमको भी हंसी आ जाती है। बरखा बुन्नी शब्द को सुनकर मन हर्षित हुआ। शायद आकाश में मंडराने वाले काले काले बादल भी प्रसन्न हुए। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी। हम सभी चाय वाले के छज्जे के नीचे बेंचों पर जा बैठे। छोटे लाल ने ऑर्डर दिया, तो बनाओ यार एक स्पेशल चाह। छोटे लाल ने शहर के दूध और दूध वालों से लेकर गायों तक की निंदा कर लेने के बाद अपने गांव के दूध पर पड़ने वाली मलाई की तुलना भागलपुरी रेशम की रजाई से की। तब चाय वाले से नहीं रहा गया शायद। वह कुढ़कर बोला, तो वैसी मोटी मलाई छोड़कर यहाँ शहर का घासी घी खाने क्यों आए? देहात में ही रहते। लगा छोटे लाल के पास चाय वाले का उधार बाकी कुछ ज्यादा ही था पान वाले से। लेकिन छोटे लाल तनिक भी छोटा नहीं हुआ। तमक कर बोला, आया हूँ क्या अपने मन से? अपने मन से 3 साल पहले एक बार गांव से भाग कर आया था, तो 3 दिन भी नहीं रहने दिया था भैया भौजी ने। अब जब छोटे लाल की जरूरत हुई है तो 5 दिन तक खुशामद करके गांव से बुला लाए हैं। इस सिलसिले में छोटे लाल ने विस्तार पूर्वक अपने प्रोफेसर भैया के शहर की एक लपस्टिक लड़की से लटपटा जाने से लेकर रजिस्ट्री शादी तक के किस्से सुना दिए, उदारता पूर्वक। अंत में क्लाइमैक्स पर आकर गर्व से बोला, और जब से यह बंदा यानी छोटे लाल आया है, तब से दोनों प्राणी सुख चैन से सोते हैं। भैया की गैर हाजिरी में अब कोई मस्तान हमारी गली वाली खिड़की के आसपास कोई दिल फेंक फिल्मी गाना गाकर देख ले जरा। पहले तो यहाँ के इन सुथना साहब बादशाहों ने मुझे देहाती भुच्चा समझकर सिगरेट के धुएं से उड़ा ही देने की कोशिश की, लेकिन जब छोटे लाल ने एक फुटफुटी बाज का गट्टा पकड़ा कसके, तो पहले तो सालों ने ठीक
ठीक सिनेमा के फैट के अंदाज में बांके तिरछे कायदे दिखाए। बाद में जब छोटे लाल का पहला झापड़ पड़ा कि बाकी साले ऐसे भागे तो कहते हो कि क्यों आए, नहीं तो आज के दिन से ही, माने सलोनी पूर्णिमा के दिन से ही कृष्णा कुमार मेले में होने वाले ड्रामा का रिहर्सल शुरू हो जाता है। ओह, इस बार अभी क्या जो होता होगा वहां। छोटे लाल को गांव की याद में इस तरह खोते हुए देखकर मैंने उसे जगाया। आप ड्रामा में क्या करते थे? मेरा सवाल पूरा भी नहीं हो पाया, इसके पहले ही छोटे लाल ने जवाब दिया। क्या नहीं करता था? पर्दा पोशाक जमा करने से लेकर रिहर्सल के लिए दरी, जाजिम, पचलैट, चाह, हलवा, भांग बूटी का इंतजाम, और ड्रामा हो चाहे कुश्ती, चाहे घुड़दौड़, बिना छोटे लाल के हो तो जाए कोई काम? ये मत समझिए कि देहात में एकदम देहाती ड्रामा करता होगा। जी नहीं, एकदम नहीं। स्टेज पर बजते फोकसिंग से खेला होता था। बगदाद का सौदागर तो, सुल्ताना डाकू तो, भगत सिंह, और खेला ऐसा कि गुलाब बाग मेला में आने वाली द ग्रेट थिएट्रिकल कंपनी ऑफ इंडिया भी मात, समझे। पहली मुलाकात के बाद से ही हम मित्र हो गए। उससे बातें करके सदा मुझे कुछ नए शब्दों और मुहावरों की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी एक ही साथ कई कहानियाँ, सच्ची कहानी, बनती हुई कहानी, बिगड़ती हुई कहानी, धारावाहिक कहानी। छोटे लाल समझ गया है कि उसके देहाती माल से लेकर शहरी मसाला का असल गाहक मैं ही हूँ। कभी चाय, कभी बिस्किट अथवा उबला हुआ अंडा पाकर वह चटपटी प्रेम कहानियां सुनाने लगता है। अरे भैया, देहात में जिसको लाट-साट या लटपटा जाना कहते हैं, उसको ही शहर में लब चाहे प्रेम कहते हैं। हमारी दैया है ना, उसके जिम्मे एक से एक मोहब्बत मार का किस्सा है। इस नगर के 5 रोड के 50 फैमिली के नौकर और दाई और जमादार जमादारनी से मेरा हेल मेल है। सो रोज 3-4 प्रेम पिहानी वह छोटकी गाड़ी में चंडोल सफा चट बूढ़ा अभी गया ना, वह अपनी जमादारनी से इशकबाजी। अरे बूढ़ा है ना, दिल भी कहीं बूढ़ा होता है। उस लौंडे को देखते हैं ना, वही जो लेडीज फिंगर खरीद रहा है, अपनी अधेड़ मालकिन का खानगी नौकर है, मौज कर रहा है। मैं उसको क्या कहता हूँ जानते हैं? बैसाखी खीरे का बतिया। 3 नंबर के लाल बंगले के छत पर हर रात को जिंदा सिनेमा होता है, और लब वाली शादी कहिए चाहे प्रेम विवाह, मगर है ये बालू की दीवार। अब मेरी भाभी को ही देखिए ना, भैया के जितने दोस्त आते हैं सभी लब की नज़र से देखते हैं। माने एक बार एक आदमी से लब करने वाली लड़की हमेशा किसी न किसी आदमी से लब करती ही रहती है। लोग यही समझते हैं, मेरा भी यही अनुमान है। फिर किसी दिन सुनाएंगे आपको। कभी कभी वह बहुत ही उदास दिखता तो मैं टोक देता, आज कुछ उदास नजर आ रहे हो छोटे, क्यों, क्या बात है? उस दिन कृष्णा के कोंचने और चिढ़ाने पर भी वह कोई जवाब नहीं देता, किंतु मेरे सवाल के जवाब में प्रायः वह कहा करता, जी करता है उड़कर चला जाऊं। कहाँ? मैं अचरज से पूछता। और कहाँ? गांव। 7-8 महीने की बैठकों में मैं उसके भैया भौजी, गांव घर, टोला समाज के लोगों के अलावा उसके गांव के आसपास के खेत मैदान, नदी पोखरे, हाट घाट बाट से अच्छी तरह परिचित हो चुका था। पूछता, क्यों, रानीगंज हाट की जलेबी खाने का जी करता है या रजौली पोखरे की मछली? उस दिन ऐसा लगा कि वह मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उदासी का कारण पूछते ही वह मुझे चाय की दुकान पर ले गया हाथ पकड़कर। अब आप ही बतलाइए जी, मैं क्या करूं? भैया भौजी की लड़ाई अब आखिरी सीमा पर पहुंच गई है। अब तो कभी कभी मार पीट पजड़ा पजड़ोवल भी हो जाती है। जब दोनों झगड़ने लगते हैं तो मैं रेडियो को और तेज कर देता हूँ, पानी के दोनों नलों को फुल स्पीड में खोल देता हूँ, ताकि बाहर के लोगों तक पास पड़ोस में उनके झगड़े की आवाज़ नहीं पहुँच सके। मगर अब लगता है बात फैल जाएगी।
अब मैं क्या करूं, किसका साथ दूं? भौजी को संदेह समा गया है कि भैया किसी मुंह बोली बहन के साथ लब में लटपटा गए हैं, और भैया कहते हैं कि शहर की लड़की से शादी करके उनकी शांति समाप्त हो गई। अब मैं अगर भैया का पक्ष लेता हूँ तो भौजी, और भौजी की तरफ से बोलूं तो भैया, दोनों ओर से जाता हूँ, दोनों मुझसे नाराज। अजीब सांसत में मेरी जान फंसी है, बताइए ना क्या करूं? आज छोटे बहुत प्रसन्न है। उसने भैया के गृह कलह को शांत कर दिया है। मैंने भैया से एकांत में कहा, भाभी की गैर हाजिरी में अब अगर किसी मुंह बोली लड़की को घर पर लाइएगा तो मैं भाभी को बता दूंगा। और भाभी को धमकी दी, मैके जाने का बहाना बनाकर आप इस मोहल्ले की मौसी और उस मोहल्ले की मामी के घर जाना बंद करिए भाभी, नहीं तो बिलट रिक्शा वाला को गवाही में लाकर खड़ा कर दूंगा कि आप कहाँ कहाँ जाती हैं और किस किस से मिलती हैं। अंत में सबसे बड़ी खुशखबरी देते हुए वह तनिक लजाया, फिर मुस्कुराया। अब आप ही बतलाइए ना, मैं क्या करूं? भाभी के एक मौसी है, उसकी 6 लड़कियां, लेकिन चौथी लड़की ठीक भाभी की तरह है देखने में। भाभी उसको खूब मानती हैं। कभी कभी वह आकर 2-3 दिन रह भी जाती है। सो अब क्या बतावें, अपने जानते तो मैं बड़ा होशियारी से रहता आया हूँ इस शहर में, मगर वह लड़की पता नहीं कैसे और कब से मुझसे लब करने लगी कि मुझसे पहले भाभी को पता चल गया। अब भाभी कहती हैं कि छोटे, अब क्या बताऊं कि भाभी क्या कहती हैं, एकदम सीधे शादी कर लेने को कहती हैं। अब आप ही बतलाइए ना, मैं क्या करूं? अगर लब नहीं करने लगी होती तो मैं साफ साफ कह देता कि शहर की लपस्टिक लड़कियां मुझे पसंद नहीं, लेकिन अब ऐसा कहने से उसका दिल टूट जाएगा ना, है कि नहीं? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हास्य कहानी एक अकहानी का सुपात्र। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।